आज हम देखेंगे प्रबंध के उद्देश्य। मानव द्वारा की जाने वाली कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं होता। अगर प्राप्त करने के लिए की जाने वाले उद्देश्य निश्चित न हो तब तक उनकी प्राप्ति के लिए कुशल प्रयास नहीं किए जा सकते। अगर लक्ष्य निश्चित हो तभी मानव एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है और उसे प्राप्त करने के लिए एक निश्चित ढंग से काम करता है। किसी भी संगठन में अलग अलग उद्देश्य होते हैं। प्रबंध उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक कार्य करता है। प्रबंध कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। उद्देश्य किसी भी क्रिया के अपेक्षित परिणाम होते हैं। इन्हें व्यवसाय के मूल प्रयोजन से प्राप्त किया जाना चाहिए। किसी भी संगठन के भिन्न भिन्न उद्देश्य होते हैं तथा प्रबंध को इन सभी उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से पाना होता है। ठीक है। उद्देश्य या वह लक्ष्य अंतिम बिंदु है जिनके लिए संगठन की विभिन्न क्रियाएं निर्देशन की जाती है और वे सिद्धांत है जिनके विरुद्ध कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी संगठन के उद्देश्य को परिभाषित करना आवश्यक है क्योंकि संगठन कोई भी हो उसके लिए कुछ न कुछ उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य होते हैं। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध क्या करता है? कार्य करता है। उद्देश्य या लक्ष्य इसके समानार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं? गोल, टारगेट, मिशन। इन शब्दों का अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है। इस संगठन के प्रबंधकीय उद्देश्यों को 3 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा है आपका सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है आपका व्यक्तिगत उद्देश्य। पहला हम देखते हैं संगठनात्मक उद्देश्य। तो इन उद्देश्यों का लक्ष्य संगठन की सफलता और वृद्धि होता है। सामान्यतः यह मान सकते हैं कि अधिकतम लाभ प्रत्येक संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है, परंतु यह सत्य नहीं है। प्रबंधक सभी प्रबंधकीय क्षेत्रों में उद्देश्यों की विविधता को प्राप्त करने और विकास करने का क्या करते हैं? प्रयत्न करते हैं, जो लागत को कम करता है और संगठन के लिए अधिकतम सफलता लाता है। प्रबंधन संगठन के उद्देश्यों के निर्धारण एवं उनको पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। इसे सभी क्षेत्रों में अनेक प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है, तभी सभी अंशधारी, ग्राहक, कर्मचारी, सरकार, ग्राहक आदि के हितों को ध्यान में रखना होता है। किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के लिए एवं मानव भौतिक संसाधनों के अधिकतम संभव लाभ के लिए उपयोग होना चाहिए, जिसका तात्पर्य है व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करना। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं, देखिए यह प्रबंधक के महत्वपूर्ण संगठनात्मक उद्देश्य इस प्रकार है। तो पहला है जीविका, दूसरा है लाभ, तीसरा है वृद्धि, चौथा है बाजार स्थिति और पांचवा है नवप्रवर्तन। तो पहला बोला जा रहा है जीविका, अर्थात आपका हो गया जीवित रहना। तो प्रत्येक संगठन का मूलभूत प्रयोजन प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में एक लंबी अवधि के लिए विद्यमान और कायम रहना होता है और यह केवल तभी संभव है जब यह अपनी लागत को पूरा करने और लाभ कमाने में सक्षम हो। अर्थात किसी भी व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है। प्रबंधक को संगठन में बने रहने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए संगठन को पर्याप्त धन कमाना चाहिए जिससे कि लागतों को पूरा किया जा सके। दूसरा हम देखते हैं आप लाभ। तो प्रत्येक संगठन का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य लाभ की पर्याप्त मात्रा कमाना होता है। लाभ व्यवसाय की जीविका वृद्धि विस्तार के लिए क्या है? आवश्यक होता है। बिना लाभ के कोई भी व्यवसाय कायम नहीं रह सकता, अर्थात व्यवसाय के लिए इसका बने रहना ही पर्याप्त नहीं है। प्रबंध को यह निश्चित करना होता है कि संगठन क्या करे? अधिक से अधिक लाभ कमाए। लाभ उद्यम के निरंतर सफल परिचालन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का कार्य करता है। लाभ व्यवसाय की लागत एवं जोखिमों को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है। तीसरा अब हम देखते हैं वृद्धि अर्थात बढ़ोतरी। तो व्यावसायिक संगठन को दीर्घ अवधि में अपनी क्रियाओं का विस्तार और वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। किसी भी संगठन की सफलता वृद्धि दर द्वारा मापी जाती है और वृद्धि को विक्रय शाखाओं की संख्या, उत्पादकों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या इत्यादि के रूप में माना जाता है। अर्थात दीर्घ अवधि में अपनी संभावनाओं में वृद्धि व्यवसाय के लिए बहुत क्या है? आवश्यक है। इसके लिए व्यवसाय का बढ़ना बहुत महत्व रखता है। उद्योग में बने रहने के लिए प्रबंध को संगठन विकास की संभावना को पूरा लाभ उठाना चाहिए। व्यवसाय के विकास को विक्रम आवर्त, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि या फिर उत्पादकों की संख्या, पूंजी में निवेश में वृद्धि आदि के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है। अब चौथा देखते हैं हमारा बाजार स्थिति। तो यह बाजार में कंपनी की स्थिति का अंश को बताता है। प्रबंध का लक्ष्य हमेशा अंश को अधिकतम करना और प्रतियोगियों की तुलना में बाजार में बड़े अंश पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। जैसे
उदाहरण के लिए दे सकते हैं, कंपनी लिमिटेड का उद्देश्य बाजार में नंबर 1 या दूसरा स्थान प्राप्त करना, व्यवसाय को छोड़ देना। उसी प्रकार से अगला हमारा 5वां उद्देश्य हो जाएगा आपका नवप्रवर्तन। तो संगठन बाजार में अपने अंश को बनाए नहीं रख सकता है और न ही प्राप्त कर सकता है, और यह नई तकनीकी नवप्रवर्तन अर्थात नई तकनीकी विधियों, तरीकों तथा तकनीकों का प्रयोग नहीं कर रहा है। प्रत्येक कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण संगठनात्मक उद्देश्य अपने उद्देश्यों को प्रतियोगियों के उत्पादन की तुलना में श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने उत्पादकों में नई तकनीक प्रस्तावित करना है। ठीक है, फिर अगला आता है हमारा, इसी में 6वां हो जाएगा आपका उत्पादकता। तो उत्पादन क्षमता को सुधारना भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक उद्देश्य है। प्रबंध कुल उत्पादन में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्पादन स्तर में सुधार का प्रयत्न करता है। तो उदाहरण के लिए जैसे हो गया आपका हिंदुस्तान मोटर का उद्देश्य 2000 में 86% प्रति कार प्रतिदिन में, वर्ष 2005 में 56 व्यक्ति प्रति कार प्रतिदिन है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा आता है अब आपका सामाजिक उद्देश्य। तो देखिए सामाजिक उद्देश्य तो समाज के लिए लाभों की रचना करना है। संगठन चाहे व्यावसायिक है अथवा गैर व्यावसायिक, समाज के अंग होने के कारण इसे कुछ सामाजिक दायित्वों को पूरा करना होता है। इसका अर्थ है कि समाज के विभिन्न अंगों के लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना इसमें सम्मिलित है। उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना, समाज के लोगों से वंचित वर्गों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, कर्मचारियों के लिए विद्यालय, शिशु गृह सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए इसी के अंतर्गत क्या हो सकता है, तो व्यावसायिक समाज का अंग होता है, अभी मैंने आपको बताया, और समाज के संसाधनों का प्रयोग करके कमाते हैं, इसलिए इन्हें समाज के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। तो देखिए इसके अंतर्गत कुछ सामाजिक उद्देश्य इस प्रकार हैं। तो पहला आ जाएगा आपका उचित कीमतों पर गुणवत्ता अर्थात किस्म उत्पादकों की पूर्ति। दूसरा हो जाएगा आपका आधारभूत सुविधाएं जैसे विद्यालय, अस्पताल उपलब्ध कराना। तीसरा हो जाएगा आपका जीवन स्तर के सुधार में योगदान देना। चौथा रोजगार के अवसरों का सृजन। पांचवा समुदाय की वित्तीय सहायता प्राप्त करना। छठवां हो जाएगा शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंधन। अगला हो जाएगा सातवां सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का समाज सेवी परियोजनाओं में सक्रिय योगदान। आठवां हो जाएगा आपका उत्पादन में पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों का प्रयोग करना। और नौवां हो जाएगा समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार अवसर प्रदान करना। ठीक है, अब अगला आते हैं हम लोग तीसरा हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य। तो संगठन उन लोगों से मिलकर बना है जिनसे उनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव एवं उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ये सब भी अपनी विविध आवश्यकताओं को संतुष्टि एवं संगठन का अंग बनते हैं। इन प्रतियोगी वेतन एवं अन्य लाभ जैसे वित्तीय आवश्यकताओं से लेकर साथियों द्वारा मान्यता जैसी सामाजिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत बढ़ोतरी एवं विकास जैसी उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के रूप में अलग अलग होती है। प्रबंध के संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्य से साथ मिलकर करना होता है, अर्थात व्यक्तिगत उद्देश्य संगठन के कर्मचारियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं से संबंधित है। कर्मचारी प्रत्येक कंपनी के अधिक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं और संतुष्ट और प्रेरित कर्मचारी संगठन की उन्नति के लिए अधिकतम योगदान देते हैं। प्रबंध के मुख्य व्यक्तिगत उद्देश्य पहला हो जाएगा आपका प्रतियोगितात्मक वेतन। दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत वृद्धि और विकास, प्रशिक्षण इत्यादि। तीसरा हो जाएगा आपका समान मान्यता और सहयोगियों के लिए सम्मान। चौथा हो जाएगा सामाजिक मान्यता। पांचवा हो जाएगा रुचिपूर्ण एवं स्वस्थ की कार्य स्थितियाँ। तो अर्थात श्रमिकों के उद्देश्यों की उपेक्षा होने पर उनके कार्य करने की रुचि कम हो जाती है। प्रबंध को संगठनात्मक उद्देश्यों के लाभ, सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को एकीकरण का प्रयत्न